लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने आप में लाइफ तो नहीं है ना, वो जिंदा तो नहीं है। तो चीजों के अंदर वो लाइफ कहां से आ रही है, इसके लिए लाइफ को डिफाइन करना जरूरी है। किसी चीज के लिविंग होने का क्या मतलब है? क्या जिंदा रहने का मतलब यह हुआ कि आप चल फिर सकते हो? अगर हाँ, तो इस डेफिनेशन से सारे जानवर तो लिविंग बीन्स हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो चल नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लिविंग बीन नहीं है। अब अगर हम कहें कि लाइफ का मतलब है जो चीजें रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, तो इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया सब कुछ आ जाएगा। लेकिन फिर खच्चर जैसे जानवरों का क्या, जो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? वो भी जिंदा है, लिविंग थिंग है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन वाली डेफिनेशन उन पर फिट नहीं बैठेगी। लेकिन फिर खच्चर जैसे जानवरों का क्या, जो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? वो भी जिंदा है, लिविंग थिंग है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन वाली डेफिनेशन उन पर फिट नहीं बैठेगी। 2011 में बायोफिजिसिस्ट एडवर्ड ट्रिफोनोव ने लाइफ की डेफिनेशंस पता करने की कोशिश करी, तो उनको 123 अलग अलग डेफिनेशंस मिली। इन सभी डेफिनेशंस में एक कॉमन कंसेंसस था कि लाइफ इज सेल्फ रिप्रोडक्शन विद वेरिएशन। इस डेफिनेशन में ऐसे क्रीचर्स भी ऐड कर दिए गए जो रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं, भले ही खुद रिप्रोड्यूस ना कर सकते हैं। लेकिन चीजों को सिंप्लीफाई करने की जगह हमें यहां पर डिफरेंसेस समझने जरूरी हैं, अगर हमें इस मिस्ट्री को आंसर करना है कि नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स में कैसे बदल जाती है। लेकिन फिर खच्चर जैसे जानवरों का क्या, जो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? वो भी जिंदा है, लिविंग थिंग है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन वाली डेफिनेशन उन पर फिट नहीं बैठेगी। 2011 में बायोफिजिसिस्ट एडवर्ड ट्रिफोनोव ने लाइफ की डेफिनेशंस पता करने की कोशिश करी, तो उनको 123 अलग अलग डेफिनेशंस मिली। इन सभी डेफिनेशंस में एक कॉमन कंसेंसस था कि लाइफ इज सेल्फ रिप्रोडक्शन विद वेरिएशन। इस डेफिनेशन में ऐसे क्रीचर्स भी ऐड कर दिए गए जो रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं, भले ही खुद रिप्रोड्यूस ना कर सकते हैं। लेकिन चीजों को सिंप्लीफाई करने की जगह हमें यहां पर डिफरेंसेस समझने जरूरी हैं, अगर हमें इस मिस्ट्री को आंसर करना है कि नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स में कैसे बदल जाती है। पहला डिफरेंस है कॉम्प्लेक्सिटी का। जो लिविंग बीन्स हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं। नॉन लिविंग चीजों में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दूसरा डिफरेंस यहां पर आता है मेटाबॉलिज्म का, कि हर एक जिंदा चीज को खाने की जरूरत होती है एनर्जी के लिए। सभी जानवर खाना खाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, सभी पेड़ पौधे धूप को खाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और बैक्टीरिया, वायरसेस जैसे माइक्रोब्स भी अपनी आसपास की एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ लेते जरूर हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और जो बच जाता है, इसलिए साइंटिस्ट ने उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया। और साइंटिस्ट को लगता था ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सिर्फ क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर बन रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई लाइफ फोर्स जरूर है जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने का काम कर रही है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का टर्निंग पॉइंट आया साल 1828 में, जब जर्मन केमिस्ट फ्रीडरिश वेलर ने गलती से एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया, वही कंपाउंड जो हमारे पेशाब में पाया जाता है। इस एक एक्सपेरिमेंट ने सबको चौंका कर रख दिया। पहली बार लोग ये देखकर हैरान हो गए कि